कॉलेज की सबसे हसीन लड़की भारी बारिश में मेरे घर आई, बस एक रात साथ बिताने के लिए, पर मैंने उसे मना कर दिया। अगले दिन उसकी भयानक मौत हो गई और तब से मैं बस पछतावे में हूँ। पुलिस ट्रेनिंग के बाद मैंने पागलों की तरह कातिल को ढूंढा, मगर बारिश ने सारे निशान मिटा दिए थे। पूरे 10 साल तक कुछ हाथ नहीं लगा, पर तभी एक बिजली कड़की और मैं तकदीर के इस मोड़ पर वापस आ गया। दोस्त, सुना है तुम्हारे मम्मी पापा बाहर बिजनेस करते हैं, घर पर सिर्फ तुम हो, क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ? मैं घर के काम कर दूंगी। उसे देखते हुए मैंने अनजाने में हाथ बढ़ाया, लेकिन वो घबरा कर पीछे हटने लगी। मदद पाने के लिए वो चुपचाप खड़ी रही। मेरी उंगलियों को उसकी ठंडक महसूस हुई। उसकी कपकपी बता रही थी कि वो अब भी जिंदा है। मैं सच में वापस आ गया हूँ। वो घबराकर पीछे हटी, पर उसका पैर फिसल गया और वो गिरने लगी। मैंने झट से उसे पकड़ लिया और अपनी बाहों में खींच लिया। बाहर भारी बारिश थी, पर हमारे बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। वो मेरी बाहों में एकदम जम सी गई। मैंने तुरंत अपना हाथ हटाया और थोड़ा पीछे हट गया। फिर मैंने कहा, तुम बहुत ठंडी पड़ रही हो, मैं बस तुम्हें थोड़ी गर्माहट देना चाहता था। सॉरी, कोई बात नहीं। मैंने रास्ता दिया और उसे अंदर बुला लिया। उसका पीला पड़ा चेहरा देखकर मेरे मन में उथल पुथल मच गई। पिछली जिंदगी में वो मुजरिम इस जुर्म के बाद गायब हो गया था, पर इस बार मैं न सिर्फ इसे बचाऊंगा, बल्कि अपने सालों के तजुर्बे से आज रात ही उस असली कातिल को दबोच लूंगा। वो घबराहट में दरवाजे पर ही खड़ी रही और झिझकते हुए अपनी ड्रेस खींचने लगी। जब मैं चप्पल लेने मुड़ा तो वो और भी बेचैन हो गई और बोली, मेरे मोजे गीले हैं, इससे चप्पलें गंदी हो जाएंगी। मैं नंगे पैर ही अंदर आ जाती हूँ, मैं बाद में फर्श साफ कर दूंगा। बारिश की रात, एक कमरे में हम दोनों अकेले, और वो भी पूरी तरह भीगे हुए, इस बात ने उसे बहुत बेचैन कर दिया। उसने अपनी हथेलियों को जोर से जकड़ लिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। जैसे ही मैं मुड़ा, उसने चुपके से चारों तरफ देखा। टेबल पर रखी गर्म चाय और बिखरे हुए डिब्बे देखकर उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। बाल सुखाने के लिए तौलिया ले लो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। क्या मुझे पहनने के लिए कुछ और मिल सकता है? मेरे कपड़े काफी गीले हैं। तभी मैंने देखा कि उसने अपनी भीगी हुई शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। वैसे भी कपड़े बदलने ही हैं, तो क्यों ना गर्म पानी से नहा लो, वरना ठंड लग जाएगी। गेस्ट रूम में बाथटब नहीं है तो तुम मेरे कमरे के बाथरूम में चली जाओ, मैं पानी गर्म करने जाता हूँ। मेरे बाथरूम में नहाने की बात सुनकर वो शर्मा गई और धीरे से हाँ बोल दिया। बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी और वो बस चुपचाप मुझे काम करते हुए देखती रही। तभी उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, गो क्लासमेट। मैंने टोकते हुए कहा, बस मेरा नाम ले लो। तुम शायद ये पूछना चाहती हो कि मैं तुमसे मदद की वजह क्यों नहीं पूछ रहा। यह सुनकर बेबई ने हैरानी से सिर उठाया और उत्सुकता से सिर हिलाया। तुम जैसी खूबसूरत लड़की का इस भारी बारिश में दरवाजा खटखटाना पक्का किसी बड़ी मजबूरी की वजह से ही होगा। अगर बताना ठीक नहीं है तो मेरा और पूछना गलत होगा। यह सुनकर बेबई की आंखें नम हो गईं। मैं उठा और धीरे से उसके करीब गया। तभी अचानक मैंने हाथ दीवार पर टिकाया और उसे अपने घेरे में ले लिया। मुझे तुम्हारे इरादों की फिक्र नहीं है, पर क्या तुम्हें यहाँ रहने में डर नहीं लगता? क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा? बेबे दीवार से सटकर अपने होंठ चबाने लगी। उसे अंदर एक गर्माहट महसूस हुई। मुझे तुम पर भरोसा है, उसने निडर होकर मेरी आंखों में देखा। उसके जवाब ने आगे पूछने के सारे रास्ते बंद कर दिए। फिर याद आया कि आज रात कुछ जरूरी काम है, तो मैंने मुस्कुराकर हाथ हटा लिया और बोला, जाओ नहा लो। बदलने के लिए ये कपड़े लो, तुम्हारे साइज के हिसाब से ये बिल्कुल वन पीस जैसा लगेगा, तो फिलहाल इसी से काम चला लो। तुम्हारे कपड़े मशीन में धुलने के बाद ड्रायर में डालूंगा, जल्दी सूखेंगे। बेबी बाथरूम में चली गई। उसका शुक्रिया आधा सहारा देने के लिए था और आधा मेरी समझ के लिए। तभी बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी। मैं मुस्कुराकर बाहर निकला ताकि अदरक की चाय बना सकूं। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और बेबी एक ढीली हुडी पहने बाहर आई। भाप की वजह से गाल हल्के लाल हो गए थे और घुटनों के ऊपर का गोरा रंग दिख रहा था। स्लीपर्स रख दिए हैं, मैंने कहा। बाई वेई ने वो गर्म स्लीपर्स पहने। अब उसकी झिझक थोड़ी कम हो गई थी। बेडरूम से निकलते ही उसे शहद और अदरक वाली चाय की मीठी खुशबू आई। मैं मग लेकर उसके पास गया और मेरी नजर उसकी ढीली हुडी के कॉलर पर पड़ी। मैंने धीरे से कहा, थोड़ा अदरक वाला सूप पी लो। बाई वेई ने मग लिया और धीरे धीरे घूंट भरने लगी। तभी मैंने पूछा, क्या तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं? वो बोली, क्या आपको ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी? मैंने जवाब दिया, परेशानी कैसी, बस कुछ मिनटों की बात है। तुम बैठो, मैं इसमें 2 अंडे डाल दूंगा। जैसे ही मैं उठने लगा तभी एक छोटे से हाथ ने मुझे पकड़ लिया। वो बोली, मुझे हाफ फ्राई अंडे बनाने आते हैं, मैं भी मदद करूंगी। और फिर हम किचन में आए। मेरे हाथ की सफाई देखकर बेबी हैरान थी। टमाटर और प्याज जल्दी जल्दी कट गए। फिर वो स्टूल पर चढ़कर पंजों के बल अंडे उतारने लगी। तभी उसकी ढीली शर्ट अचानक ऊपर उठ गई और मेरी नजर जैसे ही उस पर पड़ी, मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। बाई वेई ने शायद देख लिया था। उसने जल्दी से शर्ट नीचे खींचनी चाहिए, पर तभी स्टूल पर उसका बैलेंस बिगड़ गया। मैंने जल्दी से उसे पीछे से संभालने की कोशिश की, पर मेरी हथेली गलती से ऐसी जगह जा लगी जहां नहीं जानी चाहिए थी। वो एकदम ढीली पड़ गई और सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। उस पल मानो जैसे चंदन और सिट्रस की खुशबू आपस में घुल सी गई। हम दोनों वहीं जम गए जब तक कि उबलते सूप की छिटकों ने उस अजीब सी खामोशी को नहीं तोड़ा। मैंने झट से हाथ पीछे खींचा और थोड़ा दूर हटकर उसके हाथ में चम्मच थमा दिया। अब तुम इसे चलाओ।
मैं अंडे लेने मुड़ा तो शीशे में अपने लाल कान देखे। तब मुझे समझ आया कि इतने सालों तक ऐसा नहीं था कि मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस कोई दूसरा इंसान मेरे दिल में ऐसी हलचल पैदा नहीं कर पाया था। बाई वेई का चेहरा लाल था, वो सिर झुकाकर नूडल्स चलाने लगी। तेल की उस छन छन ने हमारी तेज धड़कनों के शोर को पूरी तरह छुपा दिया। जल्दी टमाटर सूप की खुशबू पूरी रसोई में फैल गई और मैंने नूडल्स मेज पर रख दिए। मैं जानबूझकर उसकी कांपती उंगलियों से बचते हुए बोला, संभल कर, गरम है, जो चैनल देखना है खुद बदल लो। जैसे ही टीवी चालू हुआ, बाई वेई ने अचानक अपनी चॉपस्टिक्स कस के पकड़ ली, पर स्क्रीन पर तो वो स्टडी मटेरियल चल रहा था जिसे मैं बदलना भूल गया था और सीन काफी बोल्ड थे। मैं झेपते हुए धीरे से खांसा और जल्दी से चैनल बदलकर शिनचैन चला दिया। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि उस वक्त इसी डर से मैंने उसे अंदर आने से मना किया था कि कहीं वो मुझे ये देखते हुए ना पकड़ ले। शुक्र है अब मैं काफी ढीठ हो गया हूँ। चेहरा लाल था, पर मैंने ऐसे जताया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और जल्दी से उसे हटा दिया। बाई वेई ने भी तुरंत बात बदल दी और बोली, तुम्हारी कुकिंग तो बहुत अच्छी है। फिर मैंने धीरे से टिश्यू लिया, आराम से खाओ, अभी और भी है। वो बड़े मजे से सब चट कर गई और एक ही बाउल में उसका पेट भर गया। जैसे ही उसने ये कहा, बाहर जोर से बिजली कड़की। मेरी नजर घड़ी पर पड़ी, 9:57। पिछली वारदात में अब बस आधा घंटा बचा था। मुझे उस कातिल का असली चेहरा देखना ही होगा। वक्त कम था तो मैं तुरंत क्राइम सीन की ओर बढ़ा। उसके लिए पानी और कंबल लाकर मैं बोला, टीवी देखो, तुम इतनी बारिश में बाहर जा रहे हो। अरे पास ही तो है। फिर दरवाजे पर पहुंचकर मैं अचानक रुका और पीछे मुड़ा। मुझे डर है कि कातिल ने सब पहले से प्लान किया होगा। शायद वो पीछा करते हुए यहीं आसपास छिपा हो। याद रखना, मेरे आने तक चाहे कोई भी घंटी बजाए, दरवाजा मत खोलना। मेरे पास चाबियां हैं। मेरी बात सुनकर बाई वेई ने मासूमियत से सिर हिलाया और खुद को कंबल में लपेट लिया। फिर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वो उस खाली कमरे को देखती रह गई। वो सोफे पर दुबक कर मेरे आने का इंतजार करने लगी। मैंने काला छाता खोला और तेज बारिश में निकल पड़ा। घड़ी देखी, रात के 9:58 हो रहे थे। पिछले जन्म में फोरेंसिक डॉक्टर का अंदाजा था कि बाई वेई की मौत करीब 10:30 बजे हुई थी। इसलिए आज मेरा टारगेट वही 24 घंटे खुला रहने वाला स्टोर है जहाँ से वो पिछले जन्म में गुजरी थी। तब उसने उस स्टोर से कुछ खाना लिया था। वो खाना खाकर उसी गली में गई थी। आज वो मेरे घर है, पर मुझे टाइमलाइन देखनी होगी। किसी और को उसकी जगह वहां मरना होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सीसीटीवी में देखा तो बाई वेई सोफे पर सिमटकर टीवी देख रही थी। चलो, वो चुपचाप घर पर ही है, वो बाहर नहीं गई। स्टोर के पास पहुंचते ही मुझे एक दबी हुई कराह सुनाई दी। वहां कचरे के डिब्बे के पास कोई दुबला पतला बंदा सिमटा हुआ था। कुछ गुंडे उसे घेर कर पीट रहे थे और बदतमीजी से पूछ रहे थे कि उसके हाथ में क्या है। जमीन पर बैठा हुआ उस लड़के को मैंने देखते ही पहचान लिया। ये मेरी क्लास का येजी था, जो चुपचाप रहता था और जिसे सब परेशान करते थे। मेरी आवाज सुनते ही वो गुंडे पीछे मुड़े और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे माँ बाप की शहर में काफी पहुंच है, इसलिए ये गुंडे मुझसे बहुत डरते हैं। मैंने अपनी छतरी नीचे भी नहीं रखी थी कि वो किसी भूत को देखकर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। गली में अब बस टीन की छत पर गिरती बारिश का शोर था। मैं नीचे झुका और छतरी ये जी के ऊपर लगा दी। क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? उसकी कलाई पर अब भी 3 महीने पहले जलने का निशान था। वो अपना बैग उठाने नीचे झुका तो गीले बालों ने उसकी आंखों के आंसू को ढक लिया। मैंने देखा कि उसके नाखूनों में गहरे भूरे रंग के दाग थे। वो सूखा हुआ खून लग रहा था। मैंने पूछा, इतनी तेज बारिश में भी तुम इन आवारा बिल्लियों को खिलाने निकले हो? ये जी ने धीरे से कुछ कहा और फिर उसे जोरदार खांसी आने लगी। बारिश में उसके कमजोर कंधे कांप रहे थे। मैंने अपना कोट उतारा और उसकी तरफ फेंक दिया। इसे पहन लो। तुम्हारी माँ फिर से काम से बाहर गई है ना? अगर तुम फिर से बीमार पड़े तो तुम्हारे छोटे भाई का ख्याल कौन रखेगा? तभी अचानक मेरे दिमाग में पिछले जन्म की यादें किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। मुझे याद आया कि बाई वेई ने उस स्टोर के बाहर कुछ देखा था, तभी वो उस तरफ बढ़ी थी। अब ये जी को देखकर मुझे अचानक सब समझ आ गया। बाई वेई ने उस वक्त यकीनन ये जी को सताए जाते देखा होगा। पिछले जन्म की सारी बातें तेजी से मेरे दिमाग में घूमने लगी। अगर पिछले जन्म में बाई वेई इस बदतमीजी को रोकने आती, उसकी वो भीगी हुई हालत शायद उन गुंडों की बदतमीजी छेड़छाड़ में बदल जाती। मैंने पिछले जन्म के उस सोमवार को ये जी का चेहरा याद किया। वो तब और ज्यादा जख्मी था, फिर भी उसे बाई वेई की मौत का कोई असर नहीं दिखा। शायद उसने अपनी जान लगाकर उन गुंडों को रोके रखा था। तभी मुझे समझ आया कि बाई वेई उनके साथ नहीं गई थी। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो असली कातिल कोई और है। थोड़ा सोच विचार किया और मुझे एक बड़ा सुराग मिल गया। हथियार। ऐसी बारिश में जो भी वो जानलेवा चाकू लेकर निकला होगा, शक उसी पर जाएगा। उन गुंडों के पास चाकू हो सकता था। ये सोचकर मैं बहुत पछताने लगा कि मैंने उन्हें जाने दिया। रही बात जख्मी ये जी की, तो वो ग्रेजुएशन तक जिंदा रहा था, इसलिए उसे बाद में देख सकता हूँ। तभी मैंने उससे कहा, अगर तुम ठीक हो तो जल्दी घर जाओ। मैं बस चलने ही वाला था कि रुक गया और उसकी टूटी छतरी देख अपनी काली छतरी उसे थमा दी। तुम्हारी छतरी टूट गई है, मेरी ले लो।
मुझे कुछ काम है तो साथ नहीं चल पाऊंगा, ख्याल रखना और जल्दी घर जाओ। इससे पहले कि वो मना करता मैं बारिश में दौड़ पड़ा और गायब हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि वो तीनों लफंगे ज्यादा दूर नहीं गए थे और एक टूटी फूटी छत के नीचे छिपे थे। वो गालियां देते हुए सोच रहे थे कि मेरे सिर पर बोरा डाल दें, पर मेरे घर के रसूख की वजह से वो अभी हिचकिचा ही रहे थे कि मैं पलक झपकते ही उनके सामने जा पहुंचा। तीनों लफंगे घबरा गए, उन्हें लगा शायद मैं पैसे मांगने आया हूँ। वो हाथ ऊपर करके पीछे हटने लगे। तभी मैंने कहा, और मेरे 3 प्यारे दोस्तों। जब मैंने पैसों की जगह कुछ और मांगा तो वो तीनों मुझे बड़े शक से देखने लगे। मैंने बस उन्हें देखकर एक भोली सी मुस्कान दी। तीनों लफंगे हक्के बक्के रह गए। साफ था कि उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, तुम जैसे लोग क्या अपने पास एक चाकू तक नहीं रखते? मेरी ये उकसाने वाली चाल काम कर गई। तभी उस हरे बालों वाले ने चिढ़कर अपनी जेब से एक बटरफ्लाई नाइफ निकाला और मेरे सामने स्टाइल मारने लगा। पर मैंने बस एक नजर देखा और समझ गया कि ये वो फ्रूट नाइफ नहीं था जिसका जिक्र रिपोर्ट में था। मैंने कहा, ये तो बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाला है। मुझे तो फ्रूट नाइफ जैसा चाकू चाहिए, उसके लिए मैं 100 रुपए दूंगा। अब पैसों का लालच मिला तो बाकी दोनों में होड़ मच गई। एक ने कमाल का स्विस आर्मी नाइफ निकाला और दूसरे ने, पर दिक्कत ये थी कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपए थे। खैर, मैंने उन गुंडों को इग्नोर कर दिया। वो शायद सोच रहे थे कि उनके साथ खेल हो गया, इसलिए बड़बड़ाने लगे और मैं मुड़कर फिर उसी ठंडी बारिश में चला गया। उन तीनों के पास वो हथियार नहीं था जिसकी मुझे तलाश थी। सुराग पूरी तरह खत्म हो गया था और अब सीने में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। सच तो यह है कि केस सुलझाने का सबसे आसान तरीका वही था जो मैंने पिछली जिंदगी में किया था, बाई वेई को मना करना और फिर चुपके से उसका पीछा करना ताकि कातिल को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। लेकिन इस बार उसे फिर से सही सलामत देखकर मैं अपने दिल की धड़कन को काबू नहीं कर पाया। मैं दुनिया भर की मुश्किलों से गुजर जाऊं पर उसकी जान को अब जरा भी जोखिम में नहीं डाल सकता। फिर मैं पाउडर लेने के लिए वापस स्टोर गया। वहां के दुकानदार ने बड़े प्यार से मुझे एक साफ तौलिया दिया ताकि मैं सिर सुखा सकूं। फिर मैंने सैनिटाइजर लगाया और अपना फोन वाटरप्रूफ बैग में डाल लिया। फिर मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बाई वेई के चलने के तरीके की नकल की और छाता लेकर उसी पुरानी जगह की ओर चल पड़ा। कीचड़ और टूटे कांच के बीच से होते हुए मैं आखिरकार उस ब्लाइंड स्पॉट तक पहुंच गया जहां कैमरा नहीं था। यही वो क्राइम सीन था जिसका जिक्र पिछली जिंदगी की रिपोर्ट में बार बार आया था। घड़ी में रात के 10:17 हुए ही थे कि तेज हवा ने मेरा छाता पलट दिया। मैंने छाता वहीं छोड़ दिया और बारिश को अपने ऊपर बरसने दिया। वाटरप्रूफ कवर में फोन वाइब्रेट हुआ तो मैंने दीवार से सटकर घर का कैमरा खोला जहां बाई वेई सोफे के कोने में सिमटी बैठी थी। सब्र रखो, रात के 10:29 हुए थे कि तभी धातु टकराने की आवाज आई। मैं तुरंत वहां पहुंचा तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। शिंघाई सेकंड मिडिल स्कूल का मशहूर गुंडा जियांग यान। वो एक टूटे फूटे शेड के नीचे बैठकर सेब छील रहा था। तभी उसने मुझे देखा और बोला, अरे ये तो ओल्ड गू है। वो बोला, इतनी रात को इतनी तेज बारिश में बिना छाते के यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बस कुछ काम था, पर हवा ने मेरा छाता तोड़ दिया। वो फिर पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग यान ने चाकू से एक मुरझाया सेब उठाया। मैं जानता था कि उसका गुंडा बनना बस एक दिखावा है। असल में उसके घर की हालत बहुत खराब थी। उसकी माँ किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। वो उनके लिए कुछ फल लेकर गई थी पर उसे वहां से वापस भेज दिया गया। उसके जूतों पर अस्पताल के गलियारों वाला वो एंटी स्लिप प्लास्टर लगा था और उसके शरीर से आईसीयू वाली दवा की महक आ रही थी। लेकिन मेरी नजर उसके हाथ में मौजूद उस फ्रूट नाइफ पर टिक गई। वो हूबहू वैसा ही था जैसा बाई वेई के मर्डर केस के हथियार के बारे में बताया गया था। तभी वो बोला, तुम वहां बारिश में क्या खड़े हो? जल्दी यहाँ आओ, मेरा घर पास ही है, मैं तुम्हें एक छाता दे देता हूँ। जैसे ही मैं उस शेल्टर के नीचे पहुंचा, जियांग यान का फोन अचानक जोर से बजने लगा। फोन के दूसरी तरफ एक नर्स की घबराई हुई आवाज आई कि उसकी माँ का ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर गया है। और जियांग यान, मैंने झुककर कीचड़ से वो चाकू उठाया। वो एकदम ठंडा था। ध्यान से देखने पर मुझे पक्का हो गया कि इस वक्त और इस जगह पर इसका साइज और स्टाइल बिल्कुल वैसा ही था। यही वो हथियार था जिसने पिछले जन्म में बाई वेई की जान ली थी। अगर ये चाकू जियांग यान ने गलती से गिराया था तो मुमकिन है कि असली कातिल अगले आधे घंटे में यहाँ से गुजरे और इसे उठा ले। मैंने एक गहरी सांस ली और चाकू को वापस वहीं फेंक दिया। अपने सालों के इन्वेस्टिगेशन अनुभव के दम पर मैं अंधेरे में छिपकर इंतजार करने लगा। रात के 10:35 हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। तभी एक बंदा जो नशे में धुत था, एक लड़खड़ाता हुआ बेघर आदमी शेल्टर में आया। उसने एक खाली कैन को लात मारी और उसके कीचड़ से सने जूतों ने चाकू के हैंडल को जोर से कुचल दिया, जिससे ब्लेड कीचड़ में गहराई तक धंस गया। फिर वो शराब की आधी बोतल लेकर लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। रात के 10:47 हुए तभी एक डिलीवरी बॉय अपनी बाइक पर तेजी से आ रहा था। उसका पैर गलती से चाकू पर पड़ा और वो फिसल कर गिर गया। वो बड़बड़ाते हुए उठा, एक लात मारी और ब्लेड नाले की दरार में चला गया। कीचड़ ने उसे पूरी तरह ढक लिया। रात के 10:55 हुए और अब उस चाकू का दिखना नामुमकिन था। अब ये और भी मुश्किल था। पिछले जन्म में बाई वेई की मौत के समय में बस कुछ ही मिनट बचे थे। तभी अचानक काले रेनकोट और मास्क में एक साया दिखा।
मेरा पूरा शरीर एक पल में तन गया और जैसे ही उसने चाकू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई पर तेजाब से जलने का एक साफ निशान दिखा। मैं झट से अंधेरे से बाहर निकला और उस धुंधली रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे स्कूल के सबसे सीधे इंसान, केमिस्ट्री टीचर ली मिंग्युआन थे। ये देखकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। 3 महीने पहले लैब में कुछ बच्चों को बचाते हुए वही तेजाब की चपेट में आए थे और फिर उन्होंने उन बच्चों को बड़े प्यार से तसल्ली भी दी थी। वो तो अपनी बीवी की बात मानने के लिए मशहूर थे, सबका उनके बारे में बहुत अच्छा ख्याल था। पर अगर कातिल वही है तो पिछले जन्म के सारे शक दूर हो जाते हैं। उस रात बाईवेई पर हमला हुआ था, पर वहां भागने का कोई निशान नहीं था क्योंकि वो भी इस सीधे इंसान पर पूरा भरोसा करता था। अगर ली मिंग्युआन ने उसे रेनकोट देकर घर चलने और अपनी पत्नी से उसका ख्याल रखने को कहा होता, उस तूफानी बारिश और बेबसी के बीच बाईवेई जरा सा भी चौकन्ना नहीं रही होगी। ये सोचकर मेरा दिल बैठ गया, पर मैं अभी जल्दबाजी नहीं कर सकता था। आखिर अभी ली मिंग्युआन ने कोई जुर्म नहीं किया था, तो मैंने अपनी समझ से उसे परखने का फैसला किया। ली सर, पुकारते ही उसने तुरंत सिर उठाया। मुझे पूरी तरह भीगा हुआ देखकर उसके चेहरे पर हैरानी और फिक्र साफ दिख रही थी। वो बोला, अरे गु नानचेंग, तुम इस हाल में क्यों भीग गए? क्या काफी देर से बारिश में फंसे थे? ली सर, आप इतनी बारिश में बाहर क्यों आए हैं? मैं उसके चेहरे को गौर से देख रहा था और तभी उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखी। वो बोला कि बस सिगरेट लेने निकला है, पर असल में वो झूठ बोल रहा था। ली मिंग्युआन सिगरेट तो पीता ही नहीं और सबकी नज़र में वो बहुत शरीफ इंसान है। वो बोला, मेरा रेनकोट काफ़ी बड़ा है, तुम अंदर आ जाओ और बारिश से बच जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, फिर तुम इसे पहनकर वापस जा सकते हो। उसका चेहरा अब भी वैसा ही शरीफ दिख रहा था। मैं सुन्न होकर बस सिर हिलाता रहा और उसके रेनकोट की उस तंग जगह में घुस गया। तभी मैंने उसकी नज़रों को गौर किया। उसकी नज़रें अनजाने में पास की एक वेंडिंग मशीन पर पड़ी और वो तुरंत नज़रें हटा ली और उसने मेरा कंधा थाम लिया। पूरे रास्ते में एक जिंदा लाश की तरह चलता रहा और फिर हम उसके घर पहुंचे। पर एक सेकंड, मुझे तो उसकी कमर पर चाबियों का गुच्छा महसूस हुआ था। आज रात उसका ये दूसरा झूठ था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और तभी आखिरकार दरवाजा खुला। दरवाजा ली मिंग्युआन की पत्नी शेन किंग ने खोला, जो उसी स्कूल में केमिस्ट्री की टीचर है। उसने सिल्क का नाइट गाउन पहना था जिसकी बेल्ट ढीली थी और उसके गाल लाल थे। मेरी नजर टेबल पर पड़ी जहां वाइन की बोतल गिरी थी, मोमबत्तियां जल रही थी और गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। हवा में अभी भी एक अजीब सी कशिश थी, पर उसे पता चला कि कुछ जरूरी सामान खत्म हो गया है, इसलिए वो बारिश में खरीदने निकला था। अपनी आदत की वजह से उसने नाली की गंदगी साफ की और तभी उसे वो चाकू मिल गया। मुझसे टकराने के बाद वो सामान लेने जाने में झिझक रहा था और मुझे अकेला छोड़ना उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए वो मुझे साथ ले आया। वो चाबियों वाला मैसेज तो बस एक नाटक था, ताकि उसकी पत्नी, जिसने वो सेक्सी कपड़े पहने थे, उसे बदलने का वक्त मिल सके। अब उसकी हर अजीब बात समझ आ रही थी। तभी वो बोली, इतने भीग कैसे गए? उसने कहा, सॉरी, जल्दी लो, इस तौलिए से पोंछ लो। शुक्रिया भाभी जी। मैंने तौलिया लिया और बाल सुखाने लगा, पर मेरा शक अब एक बड़ी उलझन में बदल गया था। अगर वो वाकई वही पुराना भला इंसान है और उसकी पत्नी घर पर उसका इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही है, तो क्या ऐसा आदमी किसी छात्रा को मरते हुए अनदेखा कर सकता है और फिर उसकी लाश फेंक सकता है? शेन किंग की नजर ली मिंग्युआन के हाथ में उस गंदे चाकू पर पड़ी तो उसने हैरानी से पूछा, ये चाकू तुम्हें कहाँ मिला? इतना गंदा क्यों है? नाली के पास मिला था, काफी कचरा फंसा हुआ था। बस तभी मुझे गुनानचेंग दिखा तो सोचा इसे फेंक ही दूं। ली मिंग्युआन ये कहते हुए चाकू कूड़ेदान में फेंकने लगा। तभी अचानक मेरा ध्यान गया। रुकिए ली सर, जरा मुझे ये चाकू देखने दीजिए। ली मिंग्युआन ने उलझन में चाकू मेरी तरफ घुमाया, जिसकी नोक अंदर की तरफ थी, हत्था बाहर की तरफ था। उसकी ये छोटी सी आदत बता रही थी कि वो दिल का कितना नेक इंसान है। पर जैसे ही मैंने उस चाकू को गौर से देखा, मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। पहले रोशनी कम थी इसलिए मैं देख नहीं पाया, पर इस चाकू की धार मामूली सी मुड़ी हुई थी। साफ था कि जियांग यान ने इससे किसी सख्त चीज को काटा था, पर फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसका कहीं जिक्र तक नहीं था। जख्मों के निशान अलग होते, मतलब असली हथियार ये चाकू था ही नहीं। मैं बिल्कुल गलत बंदे के पीछे था। मैंने घबरा कर घड़ी देखी, रात के 11 बज चुके थे। हो सकता है असली खूनी अब सामने आया हो। मैं घबराहट में जल्दी से तौलिया शेन किंग को वापस देते हुए बोला, सॉरी ली सर, बहुत देर हो गई है, मुझे अब निकलना होगा। आपका रेनकोट मैं अभी ले रहा हूँ। मैंने चाकू ली मिंग्युआन को दिया, रेनकोट पहना और तेज बारिश में निकल गया। मैं दौड़कर वापस उसी क्राइम सीन पर